तो देखिए स्टूडेंट, एनएलएम में अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा तो कंस्ट्रेंट मोशन को एनएलएम के साथ मर्ज करेगा, मतलब कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और एनएलएम का तो लगना ही है। और वही पुली ब्लॉक वाले सिस्टम है, तो जितना चाहे उसको टफ किया जा सकता है ना। तो मैं आपको सैंपल प्रॉब्लम से बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो अभी मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूँ, उसे समझाते हैं, फिर अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे बेस्ड। तो ये मान लीजिए कि आपका रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक पुली अटैच है इस तरीके से, ये ठीक बच्चों। फिर ये पुली से यहाँ पे नीचे मान लीजिए कि ये जो है आपका पुली हो गया, फिर से है ना। फिर बच्चों ये रोप इस तरीके से आई है, फिर ये रोप आपकी ऐसे गई है, फिर ये रोप यहाँ से फिक्स्ड है मान लीजिए, और ये आपका जो है यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, और यहाँ से एक रोप और आई है, मतलब ये स्ट्रिंग जो थी वो आई है, और यहाँ पर बच्चों ये जो है ये लेट सपोज 20 kg का ब्लॉक, 20 kg का ब्लॉक है ना। तो ये 20 kg का ब्लॉक है आपका स्टूडेंट्स, और फिर आपका ये 20 kg यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, ये है ना। तो आपको ये पता है कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगी, फिर इन ब्लॉक्स का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए 20 kg का A1 एक्सेलरेशन है और 22 kg का A2 एक्सेलरेशन है, ऐसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका A1 एक्सेलरेशन है 20 kg का, यहाँ पे 2 kg का जो एक्सेलरेशन है वो A2 है। इसमें मान लीजिए कि टेंशन की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, इस तरीके से टेंशन की डायरेक्शन होती है ना बच्चों। तो ये जो टेंशन है इसको आप T1 मान लो, ये भी टेंशन T1 हो जाएगा, और फिर इसमें जो टेंशन है इस तरीके से ये आप T2 मान लो, तो ये भी T2 हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है वो, A1 A2 T1 T2। तो ऐसा मान लो कि चलो हम सभी पूछ लेते हैं, तो चारों निकालो आप, मतलब इसमें T1 भी निकालें, T2 भी निकालें, A1 भी निकालें एंड A2 भी निकालें। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जैसे जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास, आपको पता है जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं आपको उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी तो आप लिख पाओगे बच्चों, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो 2 ब्लॉक्स की इक्वेशन तो आप लिख सकते हो भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर हमने नीचे मानी है, तो इसमें एफबीडी अगर हम बनाए तो 2 kg पे नीचे की तरफ 20 kg पे 200 का न्यूटन 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, है ना। ये तो पता है 20 इंटू जी, 2 kg पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये भी आपको पता है ना। तो सबसे पहले तो आप 2 kg और 20 kg जो ब्लॉक है उन दोनों से इक्वेशन बना, वो आप बना सकते हो, वो आप लिख सकते हो, है ना बच्चों। तो अब मैं अलग से एफबीडी बना बना के नहीं बनाऊंगा इक्वेशन, क्योंकि वो हम सब सीख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना सीखें। तो पहली इक्वेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि 20 kg को लो, तो 20 kg में 200, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है A1, तो हम नीचे वाले फोर्स को मैक्स ग्रेटर मानेंगे। टू 200 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ma, तो 20 इंटू ए कौन सा बच्चों, A1, इसको A1 एक्सेलरेशन माना। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर वैसे ही आप सॉल्व करोगे 2 kg के लिए, तो ये ऊपर T2 लग रहा है, नीचे 20 लग रहा है, और A2 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस T2 इज इक्वल्स टू बच्चों कितना, 2 इंटू A2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें 2 इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल और हैं, 4 वेरिएबल है टोटल। तो इन चारों वेरिएबल को सॉल्व तो तभी होता है, आपको ये बेसिक मैथ्स में मैंने बताया कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। अब तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो तीसरी इक्वेशन से जरा बच्चों इसको देखो आप, इस पुली को, ये जो पुली P1 है, अगर मैं एफबीडी ऑफ पुली P1 बनाऊं, एफबीडी ऑफ पुली P1, तो ध्यान से देखो। अच्छा, ये अगर 20 kg का ब्लॉक नीचे एक्सलेट हो रहा है A1 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक रस्सी से जुड़ा है, तो ये रस्सी भी ऊपर एक्सलेट हो रही होगी A1 से, यानी ये पुली भी ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रही है A1 से, ये तो आप जान सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो पुली का एक्सलेशन ऊपर की तरफ है A1। तो हम अगर पुली का एफबीडी बनाए, तो यहाँ पर पुली का नीचे फोर्स लग रहा है बच्चों T2,
और एक T2 और लग रहा है, तो ये हो गया 2T2, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T1, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है A1। लेकिन ये पुली का मास तो अप्रोक्सीमेटली जीरो है भाई। क्यों? क्योंकि ये मासलेस पुली है बच्चों, मासलेस है ना, पुली का कोई मास नहीं दिया, तो आइडियल पुली लेना है, और आइडियल पुली है तो उसका मास जीरो होता है, मासलेस होती है वो। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। पुली का एक्सेलरेशन है बट उसका मास नहीं है, इसलिए नेट फोर्स जीरो होगा। इसलिए पुली पे लगने वाला फोर्स, आइडियल पुली पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके एक्सेलरेशन होने के बावजूद आप उनको बैलेंस कर सकते हो। ऐसी चीज मैं एक बार और बता चुका हूं आपको, फिर से बता रहा हूं। तो इन सवालों में एक इक्वेशन पुली से बनती है, तो पुली पे हमेशा फोर्स बैलेंसिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जरूर होता है बट मूवेबल पुली में, बट उसका मास अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, क्योंकि हमने आइडियल पुली ली हुई है। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो ये और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग लगा दो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है फिर भी बैलेंसिंग हो रही है, ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि मास जीरो है आइडियल पुली। तो 2T1 इक्वल्स टू T2। तो देखो बच्चों ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो इक्वेशन कहां से आएगी? तो बच्चों वो इक्वेशन आएगी आपके कहां से, किससे आती है? तो वो आएगी आपके कंस्ट्रेंट मोशन से। देखो इस पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 पता है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये वाला A2 जो है वो नीचे की तरफ है। तो याद करो मैंने आपको बताया था एक पुली होता है और दो ब्लॉक होते हैं, तो उनका आप बहुत आसानी से क्या लिख सकते हो, उनके बीच में रिलेशन लिख सकते हो। तो आपको याद होगा कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने सिखाया था कि VP, वेलोसिटी ऑफ पुली VP1 इक्वल्स टू VA प्लस VB। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो आप एक्सेलरेशन लिख दो। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, सबके लिए एक ही रिलेशन वैलिड है, कोई आपको अलग रिलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही चीज वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, वही चीज एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, और वही चीज आपका बच्चों किसके लिए एप्लीकेबल है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन से आएगा। तो चौथी इक्वेशन हमारी आएगी कंस्ट्रेंट से, कंस्ट्रेंड मोशन जो हमने पढ़ा है। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पुली वन वो आप लिख सकते हो भाई, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली वन ऊपर की तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानी थी, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मानी थी, तो डायरेक्शन का ख्याल रखना। ये वाला पॉइंट ए हो गया और 2 kg वाला ब्लॉक बी हो गया, क्योंकि ए वाला पॉइंट फिक्स है तो उसका कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली A1 है क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो प्लस A1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो वो बच्चों A2 लेंगे। अच्छा क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस में लो, प्लस में नहीं लेंगे हम, माइनस में लेंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका A2 इज इक्वल्स टू -2A1। तो देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास चार वेरिएबल है बच्चों, A1 A2 T1 T2, और आपके पास देखो चार इक्वेशन आ चुकी हैं, ये। अब इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम है, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको बता दिया। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे T1 की जगह आप वैल्यू डाल दो, है ना, फिर यहाँ से A1 A2 को आप सॉल्व कर सकते हो, तो वहां से सारी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। सॉल्व करना आपका काम है, अब इन चारों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मैंने इक्वेशन बना के बता दिया कि कैसे बनाई जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब कंस्ट्रेंट मोशन के साथ एनएलएम को लगाया जाता है तो सवाल टफ हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लगाते जाओ, वो इक्वेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब ये टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं एनएलएम के, है ना, लेकिन अगर आपको बात समझ में आती है तो आसानी से कर लोगे। देखिए बच्चों इसमें और सैंपल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, अब आप लोग सॉल्व खुद कर लीजिएगा, है ना। मैं बस आपको इक्वेशन बना के बता देता हूँ कि कैसे इक्वेशन बनाता है। थोड़ा सा और अगर टफ करना हुआ उसको सवाल, तो 4 की बजाय 5 इक्वेशन बनवा सकता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल बताएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि ये पुली है, फिक्स्ड पुली हो गई, फिर नीचे जो है बच्चों वो आपका 10 kg ब्लॉक लगाया, 10 kg का ब्लॉक लगाया, ठीक भाई। फिर यहाँ से ये ऐसे आया है, फिर यहाँ पे एक पुली है, मूवेबल पुली है ये, फिर यहाँ से दो ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, ये आपका 4 kg का ब्लॉक है बच्चों, और ये जो है ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg है ना। तो ये 2 kg, ये 4 kg, और भाई
ये 2 kg 4 kg। और अब आपको पता है कि इसमें क्या है कि दो रोप्स हैं, एक ये वाली एक इस पुली पर लगी हुई है, तो दो टेंशन होंगे, और 3 ब्लॉक हैं तो 3 एक्सेलरेशन होंगे। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। मतलब आपको ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक्स का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। हालांकि जब सवाल आएगा बच्चों तो एक आधी चीज पूछी जाती है, बट इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेंगी सारी। एंड टेंशंस इन ऑल स्ट्रिंग्स, और सभी स्ट्रिंग्स में आपको टेंशन बताना है भाई। दो स्ट्रिंग्स है मतलब, तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन और तीनों ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन। देखो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3 ब्लॉक है तो 3 एक्सेलरेशन है, 2 रोप है तो 2 टेंशन है, टोटल 5 हो गया, 5 चीजें हो गई। अब 5 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको 5 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो कैसे बनेंगी इक्वेशन। इक्वेशन बनाना सीख लो तो पूरा काम आसान हो गया, फिर सॉल्व तो आप करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे मान लेता हूँ। किसी भी डायरेक्शन में मैंने कहा था आपको कि मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन हो या फिर वेलोसिटी हो, क्योंकि अगर वो अपोजिट होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैं 2 kg का ब्लॉक का नीचे मान लेता हूँ A1, बच्चों 4 kg का नीचे मान लेता हूँ A2, 10 kg का जो है उसको मैं नीचे मान लेता हूँ A3 एक्सेलरेशन। तो अगर ये 10 kg वाला नीचे आएगा तो ये फिक्स्ड पुली से मूव कर रहा है। तो अगर ये 10 kg वाला A3 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये रोप भी A3 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। तो ये पुली जो है वो A3 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, है ना बच्चों। फिर उसके बाद टेंशन की बात करें तो यहाँ पे टेंशन, लेट सपोज इस रोप में T1 है, यहाँ भी ये जो टेंशन है T1 है बच्चों, यहाँ पे जो टेंशन है वो T2 है, यहाँ पे जो टेंशन है वो T2 है। ठीक, तो ये 5 वेरिएबल हो गए A1 A2 A3 T1 एंड T2। अब 1 बाई 1 करके सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले 2 kg का बनाओ भैया। 2 kg में और क्या फोर्स लग रहा है वो भी देख लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखें बच्चों कैसे हम निकालेंगे। तो उसमें 2G में एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ना 20 न्यूटन 2G, और इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा 40, और 10 पे लग रहा होगा नीचे की तरफ 100, है ना। तो सबसे पहले 2 kg को देखो और उसको सॉल्व करो, उससे एक इक्वेशन आएगी आपकी बच्चों। तो वो क्या इक्वेशन आएगी ध्यान से देखें, वो हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो 2 kg के लिए देखें तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर 4 kg के लिए लिखेंगे तो 40 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू A2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आपका 10 kg के लिए FBD का ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो, तो 100 माइनस T1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 इंटू A3। तो ये हो जाएगा 10 A3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा 5 वेरिएबल हैं, अभी 3 इक्वेशन बनी, 2 इक्वेशन और बनेंगी। तो 2 इक्वेशन, एक तो इस पुली से बना लो क्योंकि पुली मासलेस है। तो FBD ऑफ पुली बनाओ, FBD ऑफ पुली बच्चों P1 है ना। तो ये वाली पुली जो हो गई ये P1 हो गई। तो FBD बनाओगे तो इसमें देखो नीचे की तरफ लग रहा है 2T2 और ऊपर की लग रहा है T1, क्योंकि एक्सेलरेशन भले ही उसका A3 बट मास अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर सकते हो, तो T1 इज इक्वल टू 2T2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब एक और इक्वेशन चाहिए बच्चों, कौन सी इक्वेशन, वो कहां से आएगी, तो वो इस रोप में अगर आप कंस्ट्रेंट लगाओगे तो कंस्ट्रेंट से आएगी। अच्छा बच्चों ये जो है ये आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप पॉइंट मेथड लगाओ। पॉइंट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये वाला कांटेक्ट में है तो इसको 1 मान लो, ये वाला कांटेक्ट में है तो इसको 2 मान लो, ये वाला कांटेक्ट में है तो इसको 3 मान लो, ये वाला कांटेक्ट है तो इसको 4 मान लो। मैं पॉइंट मेथड से आपको करके बता रहा हूँ। तो ये वाली रोप देखना है जो लेंथ चेंज कर सकती है ना, ये फिक्स्ड रोप नहीं देखना है। तो 1 से 2 और 3 से 4 के बीच वाली रोप कंसीडर करनी है। अब देखो 1 वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि सभी पॉइंट्स के एक्सेलरेशन का सम 0 होना चाहिए। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ये सब 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए भाई, क्योंकि लेंथ की, स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ नहीं रही ना घट रही है, क्योंकि ये रस्सी ना टूट सकती है ना स्लैक हो सकती है। तो सभी एक्सेलरेशन का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन उसका लेंथ बढ़ाएगा उतना ही एक्सेलरेशन कुछ अपोजिट जरूर होगा जो उसको घटाएगा। तो A1
1 का जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a2 है, तो क्योंकि ये लेंथ बढ़ा रहा है ना, अवे फ्रॉम रोप लग रहा है, तो हम इसको प्लस a2 ले लेंगे, है ना। ये पॉइंट्स के लिए लिखा था मैंने। अब हम यहाँ पे ये a2 ले रहे हैं। फिर ये सेकंड पॉइंट का तो जो पुली का एक्सेलरेशन है a3 ऊपर, तो सेकंड वाला पॉइंट पुली के साथ ऊपर जा रहा है a3 से, और ये भी लेंथ बढ़ा रहा है, तो ये प्लस बच्चों a3 हो जाएगा। फिर थर्ड वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन भी प्लस a3 हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला पॉइंट भी बच्चों जो है वो रोप बढ़ा रहा है a1 से, तो ये a1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो आप a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -2a3, तो एक इक्वेशन और आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इन पांचों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो a1 a2 a3 t1 t2 सब मिल जाएगा, है ना। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों ध्यान रखना, ये इक्वेशन में हमने ये पॉइंट मेथड अप्लाई किया, कंस्ट्रेंट लगाया और पॉइंट मेथड से किया। बाकी नहीं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हमने पहले किया था। तो दोनों तरीके मैंने यहाँ पे बता दिया आपको ना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो नोट कर लो इसको, बाकी सॉल्व आप कर लेना तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों इस सेक्शन में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको मतलब कोई लिमिट नहीं है इसमें क्वेश्चन पूछने की, कहीं तक भी कुछ भी क्वेश्चन। तो मैकेनिक एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मतलब हम लोग तो ऐसा बोलते हैं, जब हम कोटा में थे तो बच्चों से बात होते थे या टीचर से डिस्कशन होता था, तो हम लोगों का कहना होता था बच्चों कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसको अगर 2 साल भी पढ़ा दिया जाए स्टूडेंट को, वो भी अच्छे स्टूडेंट को, तो भी ये गारंटी नहीं है कि पता नहीं कौन सा नया क्वेश्चन आ जाए। तो मतलब इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी की कोई कमी नहीं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो बहुत डेप्थ में होता है, ये बहुत डीप है। खैर बाकी आपको इतना जितना हमारा काम का है कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए, बोर्ड एग्जाम निकालने के लिए, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी हम अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये ऐसे, और फिर ये रस्सी जो है ये ऐसे ऊपर गई, ये इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है। फिर यहाँ से एक ब्लॉक और लगा दिया गया है इस तरीके से। तो दिस ब्लॉक इज 4 kg। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि भाई सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। हालांकि इसमें रोप एक ही है तो टेंशन तो एक ही आएगा, और 2 ब्लॉक है तो 2 ब्लॉक के एक्सेलरेशन आएंगे, तो दैट इज a1 a2। तो मतलब 3 चीजें निकालना है आपको, टेंशन t, एक्सेलरेशन a1 एंड एक्सेलरेशन a2। मान लो 1 kg का एक्सेलरेशन a1 ले लिया है और 4 kg का एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो a2 ले लिया है, तो a1 a2 निकालना है और टेंशन निकालना है इस स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है। तो खैर वो दिखने में टफ लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें देखो आप इक्वेशन कम बनानी पड़ेंगी, जबकि पिछले क्वेश्चंस में हमने इक्वेशन बहुत ज्यादा बनाई थी, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें 3 वेरिएबल्स निकालने हैं, तो 3 इक्वेशन चाहिए। पहले तो आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस मार्क कर लो, जैसे भी मार्क करना चाहो कर लो भाई। 1 kg का आप नीचे की तरफ मार्क कर लो, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया, तो अगर ये नीचे है तो इसको ऊपर मान लेता हूं मैं, है ना। जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डायरेक्शन ऐसी हो, अगर अपोजिट होगा तो अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसमें टेंशन है ऐसे ऐसे टी, सेम रोप है, आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम है भाई, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, है ना बच्चों। तो ये आपका टेंशन हो गया टी। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये 4 kg से ब्लॉक क्या कर रहा है, जुड़ा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन आप निकाल सकते हो। पुली को मासलेस बना लो, तो इसके लिए कोई अलग से इक्वेशन नहीं लिखना है, इसमें इसी के तरह देखा है। तो इस पुली पे टी और टी ऊपर लग रहा है, तो नीचे 2t लग रहा होगा, तो इस ब्लॉक पे ऊपर 2t लग रहा होगा, तो यहाँ पे भी 2t लग रहा होगा। देखो इसको अलग से इक्वेशन बनाने की, एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हो जैसे हम लिखते आए हैं, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब आप एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते जाओ तो चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर आप 4 kg का एफबीडी बनाएंगे, 1 kg का बना लो, तो एफबीडी ऑफ 1 kg, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो 1 kg का एफबीडी बनाएंगे तो ये 1 kg हो गया। 1 kg पे नीचे पे फोर्स लग रहा है 1 इंटू जी, मतलब 10 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, टेंशन टी, और एक्सेलरेशन जो है a1 वो नीचे की तरफ है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस टी इज इक्वल्स टू 1 इंटू a1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई भाई। फिर वैसे ही आप एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ
4 kg, तो अगर आप 4 kg का एफबीडी बनाओगे तो बच्चों ये 4 kg है। ध्यान से देखो 4 kg के ऊपर यहाँ से 2t ऊपर, यहाँ से 2t ऊपर, तो टोटल ऊपर 4t लग रहा है, नीचे 40 न्यूटन है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसको लिखेंगे 4t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4a2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर अगर आपको थर्ड इक्वेशन चाहिए तो बच्चों कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ये ऊपर की तरफ A2 है तो ये पुली भी जो है ये ऊपर की तरफ A2 से जा रही होगी और ये पुली भी जो है ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से जा रही होगी। अब हमें इक्वेशन बनाना है तो हम पॉइंट मार्क कर लें भाई। तो ये बच्चों फर्स्ट वाला पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट, ये थर्ड वाला पॉइंट, ये फोर्थ वाला पॉइंट, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट, ये 9, जहां जहां कॉन्टेक्ट में सब जगह मार्क कर लो 10। तो यहाँ पे 10 पॉइंट आपको दिख रहा है और रोप ये बीच वाली लेना है जो अपनी लेंथ चेंज कर सकती है, ये वाली फिक्स्ड रोप्स को नहीं देखना है। अब देखो 1 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो ये रस्सी बढ़ा रहा है, तो 1 पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों A1 कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं और पॉइंट मेथड लगा रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दो ब्लॉक्स नहीं जुड़े हैं, ये तो रस्सी बहुत सारी पुली से जुड़ी है, इसलिए पॉइंट मेथड कारगर है यहाँ पे। फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट फिक्स्ड पुली पर है तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सेकंड का 0 थर्ड का 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 4 पुली के साथ ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ घटा रहा है तो माइनस A2। फिर बच्चों फिफ्थ वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो माइनस A2। फिर 6 7 0 0 हो गए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 8 पॉइंट ऊपर जा रहा है A2 से तो माइनस, फिर माइनस 9th वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है और फिर 10 वाला पॉइंट रेस्ट पे है तो वो 0, और इन सभी का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो देखो यहां से A1 इज इक्वल टू 4A2 आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आपको 3 इक्वेशन मिल गई हैं, 3 वेरिएबल हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो T भी मिल जाएगा, A1 भी मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अब कोई दिक्कत ना हो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बोला गया कि ऐसे ग्राउंड है, मतलब एक सरफेस है इस तरीके से, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, फिर इससे रोप जुड़ी हुई है, यहाँ पे पुली है, फिर ये पुली ऐसे नीचे गई हुई है, फिर नीचे एक मूवेबल पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, फिर एक रोप ऐसे ऊपर आई हुई है, फिर यहाँ पे एक पुली है, फिर से ये पुली फिक्स्ड है, ऐसी सरफेस है, और यहाँ पे 1 kg का एक ब्लॉक है और ये रोप इससे कनेक्टेड है, और नीचे इस पुली से 10 kg का ब्लॉक एक कनेक्टेड है ना। तो ये सिचुएशन है, आपको वही बोला गया, क्वेश्चन सेम है कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन ऑल द ब्लॉक्स एंड टेंशन। तो एक ये स्ट्रिंग है तो इसमें जो टेंशन है वो निकालनी पड़ेगी, और 3 ब्लॉक्स हैं तो 3 एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे। तो आप समझिए 4 वेरिएबल है तो मुझे 4 इक्वेशन बनानी है। अब 4 इक्वेशन कैसे बनाएंगी, तो भाई इसका एक्सेलरेशन A1 मान लो, तो इसका मैं नीचे की तरफ A1 मान लेता हूँ, इसका इस तरफ A2 मान लेता हूँ, इसका इस तरफ A3 मान लेता हूँ। और टेंशन आपको पता है, ये टेंशन की डायरेक्शन 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 है। अच्छा ये T और ये T, इस पे बैलेंसिंग करो तो T T 2T, तो नीचे भी कितना लग रहा होगा बच्चों, 2T है ना, ये सब हमें पता है। अब यहाँ पे नीचे जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे है, तो वर्टिकल फोर्सेस को शो करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे काम करेंगे। अब देखो इक्वेशन लिखना कोई खास बात नहीं है, आप 2 kg के लिए इक्वेशन लिखें तो अगर यहाँ पे एफबीडी बनाए 2 kg का, तो 2 kg पे इधर टेंशन फोर्स लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन A2 इधर है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट लिख दोगे भाई नेट फोर्स टेंशन ही लग रहा है इंटू 2A2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे अगर आप 1 kg का एफबीडी बनाएंगे तो 1 kg पे जो है बच्चों फोर्स ऐसे लग रहा है पीछे की तरफ, वो भी टेंशन लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ है A3। तो यहाँ पे आप लिखोगे टेंशन इज इक्वल्स टू 1 इंटू A3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आप 10 kg का एफबीडी बनाओ, तो 10 kg का जब एफबीडी बनाएंगे तो उसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और ऊपर की फोर्स लग रहा है 2T, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 है।
तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 10 इंटू A1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई बच्चों। अब एक इक्वेशन कहां से आएगी, तो आपका लास्ट इक्वेशन हमेशा कंस्ट्रेंट से आती है ना, ये आपको पता है। अब जितने भी सवाल कर रहे हैं उसमें आपको ये समझ में आना, मतलब एक इक्वेशन कंस्ट्रेंट का पार्ट होता है, इसलिए कंस्ट्रेंट मोशन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फिर से पॉइंट मार्क कर लो भाई, ये वाला 1 पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में 2, ये पे कांटेक्ट में 3, ये वाला कांटेक्ट में 4, ये वाला कांटेक्ट में 5, ये वाला कांटेक्ट में 6, ये वाला कांटेक्ट में 7 और ये वाला कांटेक्ट में 8। रोप वो देखना है जो अपनी लेंथ चेंज कर सकती है, फिक्स्ड रोप्स को नहीं देखना है, पुली के ऊपर वाली रोप्स को नहीं देखना है। तो ये 1 का एक्सेलरेशन इधर है तो ये घटा रहा है तो -A2। सेकंड और थर्ड फिक्स्ड पुली में है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। 4 नीचे की तरफ A1 से तो ये लेंथ बढ़ा रहा है तो +A1। फिफ्थ वाला पॉइंट भी बढ़ा रहा है तो +A1। ये फिक्स्ड पुली में है 6, 7 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। A3 वाला घटा रहा है तो -A3 और सम जो है टोटल 8 पॉइंट्स का वो 0 है। 4 तो 0 ही थे तो उनको लिखने की जरूरत नहीं, 4 लिख लिया। तो ये आ जाएगा 2A1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो 4 इक्वेशन आ गई, 4 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करोगे आसानी से आंसर मिलेगा। तो कैसे भी आपसे अब प्रॉब्लम्स पूछ ले, हमेशा देखो जितने ब्लॉक्स हैं उतनी इक्वेशन तो आप एफबीडी बना के लगा लो, फिर एक आपका किसी पुली पे बैलेंसिंग करके आ जाएगा और जो बची हुई इक्वेशन है वो हमेशा कंस्ट्रेंट से आएगी। बस इतना आपको माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट आप सीख गए। अब इसके सवालों के अनंत वैरायटी है, कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस कॉन्सेप्ट आपको वो लगाना है और आंसर आपको मिल जाया करेगा। तो आई होप बच्चों आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, है ना, आसानी से कर पाएंगे आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे अभी फोर्सेस के बारे में पहले चर्चा की हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स। एक और फोर्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है जो कि वंस अगेन मैंने आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स है और ये स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इसको स्प्रिंग फोर्स कहा जाता है। ये स्प्रिंग फोर्स है ना बच्चों। अब आप ध्यान दें कि जब स्प्रिंग मतलब ऐसी रखी हुई है, आपने स्प्रिंग के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, स्प्रिंग अपनी मर्जी से अपनी एक लेंथ पे रखी होती है बच्चों, है ना। अगर आप स्प्रिंग को छोड़ दो तो इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जो कि वेरी नहीं करती है, अपनी उस लेंथ में रखी रहती है। तो जब भी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी तो जो स्प्रिंग की लेंथ होगी जो वो अपने आप एक्वायर करती है उसको बोलते हैं x0 या फिर नेचुरल लेंथ। याद रखेंगे, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। तो जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में, अच्छा ये जो स्प्रिंग की बात हम कर रहे हैं ये हम आइडियल स्प्रिंग मान रहे हैं, सब चीज आइडियल है बच्चों आपके लिए, है ना। आइडियल पुली है, आइडियल स्ट्रिंग है और स्प्रिंग भी आइडियल है। आइडियल स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे स्प्रिंग का वंस अगेन मास जो है वो मानेंगे ही नहीं हम, मासलेस स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग। तो स्प्रिंग अगर अपनी पोजीशन पे आपने उसको ऐसी छोड़ा हुआ है, वो अपनी मर्जी से है, तो एक लेंथ वो एक्वायर करती है, उसको बोला जाता है नेचुरल लेंथ। लेकिन अगर आप इसको इलोंगेट कर दो, खींच लो, तो आपको ये बात समझ में आ गया, मतलब क्या कर रहे हैं कि हम इलोंगेट कर रहे हैं स्प्रिंग को इस तरीके से, मतलब मैंने उसकी नेचुरल लेंथ से ऐसे खींच के लेंथ बढ़ा दी। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि इसके नेचुरल लेंथ से लेंथ बढ़ गई है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं इलोंगेटेड स्प्रिंग, इलोंगेटेड स्प्रिंग, स्प्रिंग, इलोंगेटेड स्प्रिंग, है ना बच्चों। तो ये जब इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड फॉर्म में होती है, तो ये फोर्स अप्लाई करती है। अगर आपने ध्यान दिया तो कभी भी स्प्रिंग को इलोंगेट करके छोड़ दो तो देखना वो अपनी नेचुरल लेंथ को फिर से एक्वायर करने की कोशिश करती है। आपने ऐसा कई बार महसूस किया होगा, अगर स्प्रिंग को मैं ऐसे खींच दूं, जैसे रबड़, रबड़ भी एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा आप समझे, तो आप उसको अगर ऐसे खींच दो और फिर छोड़ दो तो वो अपने नेचुरल लेंथ पे आएगी। नेचुरल लेंथ के आने का मतलब वो अपने ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा सकती है स्प्रिंग टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। तो ध्यान दें कि जब इलोंगेटेड स्प्रिंग होती है तो वो टूवर्ड्स द स्प्रिंग या टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ, क्योंकि ये अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर करना चाहती है, तो वो दोनों एंड पे फोर्स लगाती है। दिस इज द स्प्रिंग अप्लाइड बाय फोर्स एट बोथ द एंड्स एंड टूवर्ड्स द नेचुरल लेंथ, ये याद रखना। तो जब आप इलोंगेट करते हो स्प्रिंग को तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाती है टूवर्ड्स द स्प्रिंग। लेकिन अगर इसको आप कंप्रेस कर दो बच्चों, कंप्रेस, कंप्रेस मतलब कि आपने क्या कर दिया भाई, स्प्रिंग को ऐसे इसकी नेचुरल लेंथ से दबा दिया, दबा के छोड़ो
तो आपने देखा होगा दबा के जब आप छोड़ते हो स्प्रिंग को तो ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ को एक्वायर करती है। अब नेचुरल लेंथ एक्वायर करने के लिए इसको अवे फ्रॉम द स्प्रिंग फोर्स लगाना पड़ता है और वो लगाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगा और ये मतलब कुल मिला के चाहे आप कंप्रेस करो चाहे आप इलोंगेट करो, है ना, चाहे इसको बोलेंगे कंप्रेस्ड स्प्रिंग, चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करो चाहे आप इलोंगेट करो, दोनों ही केसेस में स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगाती है और फोर्स इस तरीके से लगाती है, दोनों एंड्स पे लगाती है और इस तरीके से लगाती है ताकि वो अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर कर पाए। जब कंप्रेस्ड है तो नेचुरल लेंथ एक्वायर करने के लिए उसको बाहर की तरफ फोर्स लगाना था तो वो बाहर की तरफ लगाएगी, जब इलोंगेटेड है तो अपनी नेचुरल लेंथ के लिए अंदर की तरफ फोर्स लगाना था टूवर्ड्स द स्प्रिंग तो वो टूवर्ड्स द स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये इस स्प्रिंग फोर्स की खासियत है। तो हमेशा ये बात याद रखो बच्चों कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है, मतलब ना उसको कंप्रेस किया गया है ना उसको इलोंगेट किया गया है, तब स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है, तब कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाती तब, आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही उसको इलोंगेट करोगे तो वो फोर्स लगाना चालू कर देगी और जैसे ही आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो फोर्स लगाना चालू कर देगी। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो होगा क्या कि अगर आपने इसको इलोंगेट ज्यादा कर दिया तो फिर ये फोर्स भी ज्यादा लगाती है, अगर कम इलोंगेट किया तो कम फोर्स लगाती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे सिचुएशन बनाए तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ समझने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे एक स्प्रिंग को आपने नेचुरल लेंथ पे रखा है और इस स्प्रिंग से बच्चों एक ब्लॉक जोड़ दिया है एम मास का, ठीक है, लेट सपोज, और अभी जो ये स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ मतलब एक्स नॉट पर है, तो अभी ये स्प्रिंग इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा तो स्प्रिंग ऑफ फोर्स जो है वो जीरो है, आपने ब्लॉक को छोड़ दिया ऐसे। लेकिन मान लीजिए कि आपने इस स्प्रिंग को इलोंगेटेड कर दिया, उसके नेचुरल लेंथ से ज्यादा इलोंगेटेड कर दिया और ये आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब आपने इलोंगेशन किया मान लीजिए एक्स से, तो ये देखा गया कि स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा टूवर्ड्स द नेचुरल लेंथ स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, ये सिर्फ एक एंड पे नहीं लग रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स इस एंड पे भी लगेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस एंड पे भी फोर्स लग रहा है? इस एंड पे इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर सोचो आप कि ये कपड़े की दीवार होती, रिजिड बॉडी नहीं होती, ये कपड़े की दीवार है, कपड़े की बनी हुई दीवार है, तो आप जैसे इसको खींचते तो ये कपड़ा ऐसे मूव कर। तो ध्यान से देखें बच्चों, अगर आपका ये कपड़े की दीवार होती, दोनों एंड पे कैसे पता चला, अगर ये क्लोथ की दीवार होती तो ये कपड़ा ऐसे हो जाता, इधर खिसक आता, इसका मतलब इस पे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है इधर, वो रिजिड बॉल में समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर ये कपड़े की दीवार होती तो फिर इधर खिसक जाता, मतलब दोनों एंड्स पे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा, ये दोनों एंड्स पे जो स्प्रिंग का फोर्स है वो सेम होता है, जैसे टेंशन सेम होती है बच्चों स्ट्रिंग में, क्योंकि ये कैसी स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक्चुअली में एक्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये एक्स जितना ज्यादा होगा ब्लॉक उतनी तेजी से खिसकेगा, ये आप फील कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी स्प्रिंग को अगर आपने ज्यादा खींच दिया और फिर छोड़ दिया है तो वो उतनी ही तेजी के साथ वापस आती है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब उस पर फोर्स जो लग रहा है वो बढ़ गया है, तो जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे उतना ज्यादा वो फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा? स्प्रिंग, है ना। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली हमने पाया है कि स्प्रिंग फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब ऐसा नहीं सोचना बच्चों कि आपने इतना ज्यादा एक्स कर दिया कि स्प्रिंग ने अपनी प्रॉपर्टी ही लूज कर दी, वो अब अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस ही नहीं आ रहा है, वो एकदम आपने उसको खींच दिया तो उसने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी और वो उसी शेप में रह गई, है ना। नहीं तो आप पतली सी स्प्रिंग को खींच देते हो पेन वाली और फिर सोचते हो वो तो अपनी वापस आ ही नहीं रहेगी नेचुरल लेंथ में, वैसा नहीं, जब तक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है तब तक वो स्प्रिंग का बिहेवियर शो करना चाहिए, उसको नेचुरल लेंथ में आना चाहिए, तब तक अगर आप खींचोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। उसके बाद फिर अगर मैं इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को ऐसे कंप्रेस करता बच्चों, ऐसे कंप्रेस करता, ये ब्लॉक है, तो देखो अब मैंने एक्स कंप्रेस कर दिया, तो अब ये फोर्स कैसे लगाएगा आपको पता है, जैसे ब्लॉक को यहां छोड़ोगे तो ये ब्लॉक ऐसे भागेगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा रहा है। अच्छा, यहां ऐसे लगा रहा है तो इस एंड पे भी लगा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर यहां पे आप कपड़े की दीवार मानो तो ये कपड़े की दीवार जैसे इसको दबाओगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये दीवार जो है कपड़े की वो ऐसे टिल्ट कर गई, मतलब इधर स्प्रिंग फोर्स लगने लगा, ये वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी दोनों एंड पे फोर्स लगा रहा है, बस अंतर ये है कि ये कंप्रेस है तो टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ लगाता है, तो इसको नेचुरल लेंथ में आने के लिए अपने अवे फ्रॉम द स्प्रिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, तो दोनों एंड्स पे लगा रहा है।
यहाँ पे वही बात है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बच्चों एक्स। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें देखना पड़ेगा, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना बच्चों। तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो के एक्स के बराबर होता है, जहां पे स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग फोर्स लगाती है, क्योंकि उसका अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अभी स्प्रिंग कांस्टेंट पे थोड़ी हम और चर्चा करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन भी लगाया जाता है। अब ये माइनस साइन क्यों लगाया गया है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है, देखो जब आपने डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ किया था, इलोंगेट किया था राइट की तरफ, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा था। आपने जो डिस्प्लेसमेंट है वो जब लेफ्ट की तरफ किया तो स्प्रिंग फोर्स राइट की तरफ लग रहा है। मतलब आप जहां पे अगर उसको एक्सपांड करोगे तो कॉन्ट्रेक्शन की तरफ फोर्स लगाएगा, अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक्सपांशन की तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है। अब स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ भी बनाया जाता है, और ग्राफ बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ थ्योरी आपने पढ़ी हुई है। देखो ये ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एक्स की पावर मैक्सिमम 1 है और स्प्रिंग फोर्स की पावर भी मैक्सिमम 1 है, तो स्ट्रेट लाइन है। और क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, और ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुआ, मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो ये ऐसे। और अगर आप इसका स्लोप निकाल लेंगे स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का, तो ये आपको के दे देगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। तो आई होप इसमें ज्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ग्राफ थ्योरी में मैं पहले ही सिखा चुका हूं, और मैंने कहा था वो हर चैप्टर में लगेगा, इसलिए उसको रिवाइज करना ना भूले, उसको हमेशा ही रिवाइज करते रहना आपको, क्योंकि बार बार आपको वो बेसिक ग्राफ सिखाए नहीं जाएंगे, है ना। जहां भी अप्लाई होगा उसको डायरेक्ट बनाया जाएगा। तो इस तरीके से तो आप ये सोचे कि यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स है जो अंदर की तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड के है, डायरेक्शन हम बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से निकालेंगे, डायरेक्शन बाकी हम लॉजिक से निकालेंगे, कि अगर हम उसको एक्सपांड करेंगे तो हमेशा टूवर्ड्स द नेचुरल लेंथ आपको बनाना है। अगर नेचुरल लेंथ अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ बनाओ, नेचुरल लेंथ बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स बनाओ, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी के एक्स, यहाँ पे भी डायरेक्शन हमने बता दिए तो मैग्नीट्यूड के एक्स है, यहाँ पे भी डायरेक्शन बता दिए तो मैग्नीट्यूड के एक्स है। बाकी लिखा ऐसे जाता है क्योंकि एक्स की डायरेक्शन के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है। बाकी हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्शन तो अकल से निकालनी है जो हमने सीखा है टूवर्ड्स द नेचुरल लेंथ, और मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से निकालना है, दैट इज के इनटू एक्स। तो आई होप स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको निकालना समझ में आया होगा। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो हम लिख लेते हैं बच्चों, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए बच्चों, स्प्रिंग फोर्स के बारे में जो भी हमने सीखा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि वी एज्यूम दैट स्प्रिंग इज आइडियल, है ना। सबसे पहली बात तो स्प्रिंग के बारे में अगर कुछ ना दिया गया हो तो वो आइडियल है, दैट इज इट्स मास इज जीरो, मतलब मासलेस स्प्रिंग। पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए ना। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग applies no force, spring applies no force when it is in its natural length। तो जब भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी तो वो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती, स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। सेकंड, थर्ड कि स्प्रिंग अप्लाइज फोर्स एट बोथ एंड्स, है ना, दोनों एंड्स पे फोर्स लगाता है, एट बोथ एंड्स, एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, और दोनों एंड्स पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। दोनों एंड पे लगता तो है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट डायरेक्शन अभी आपने देखा डायग्राम्स हमने बनाए थे तो उनमें अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं स्प्रिंग अप्लाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसमें, वो आपको ध्यान देना है कि स्प्रिंग अप्लाइज फोर्स इन सच अ डायरेक्शन, in such a direction so as to remain in its natural length। मतलब इस तरीके से वो लगाता है कि वापिस अपनी नेचुरल लेंथ में आ सके या नेचुरल लेंथ में रह सके, तो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन वैसी ही लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऐसे ही निकाला जाता है ना। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, तो इसमें याद रखिएगा कि इन स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द चेंज इन लेंथ। कितनी लेंथ बच्चों आपने स्प्रिंग की चेंज की है, कहां से, नेचुरल लेंथ से, वो एक्स है, वो एक्स है, ध्यान रखना इस बात का। एक्स इज द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग कंपेयर टू इट्स नेचुरल लेंथ, कंपेयर टू इट्स, मतलब नेचुरल लेंथ से कितनी स्प्रिंग की लेंथ चेंज की गई है, वो एक्स है ना बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। नहीं तो कई बार बच्चे एक्स समझ में नहीं आता उनको कि कहां से लेना है ना। एक्स वो वाली लेंथ है जो लेंथ आपने चेंज की हुई है, चाहे कॉन्ट्रेक्शन में चेंज की हो चाहे इलोंगेशन में चेंज की हो, लेकिन नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में कहां से चेंज की है, वो आपका एक्स है ना। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स आपका चेंज इन लेंथ है कंपेयर टू नेचुरल लेंथ है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए, इफ spring constant increases, if spring constant increases then it is more difficult to elongate or compress the spring, and vice versa। और आप ऐसा ही बोल सकते हो कि एक्चुअली K tells us about the stiffness of string। मतलब स्टिफनेस का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि कितना ताकतवर स्प्रिंग है, कितना ज्यादा वो लोड झेल सकता है, ये आपको उसका के बताएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बताएगा। भाई के जब बहुत ज्यादा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब उसको बहुत डिफिकल्ट होगा इलोंगेट करना या कंप्रेस करना। अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूं इस पॉइंट को। लेकिन जो अगर के कम होगा तो उसको उतना ही आसान होगा। जैसे बच्चों आप अगर सोचें तो पेन की जो स्प्रिंग होती है, जो आप जेटर पेन यूज करते हो ना, पेन में जो टिकटॉक वाले पेन में जो आता है स्प्रिंग आती है, उसका के बहुत कम होता है, तो वो बहुत आसानी से लॉन्गेट हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचो कि जो आपके गाड़ी में स्टैंड में, आप देखना कभी स्टैंड में स्प्रिंग लगी होती है, जो साइड स्टैंड होता है, कभी वो स्प्रिंग निकाल के देखना और उसको खींचने की कोशिश करना, तो हालत खराब हो जाएगी, वो इलोंगेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है उसकी, यानी के की वैल्यू बहुत ज्यादा है। या आप सोचो कि जो आपके गाड़ी में शॉकअप लगे हैं उसको आप हाथ से खींच लो, तो नहीं खींच पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग्स है ना। तो के ये बताता है कि कोई स्प्रिंग जो है अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो उसको बहुत मुश्किल है कि आप उसको इलोंगेट या कंप्रेस कर पाओगे। हाँ, अगर के बहुत कम है तो वो लाइट स्प्रिंग कहलाती है, उसकी स्टिफनेस बहुत कम होती है, उसके आप लेंथ को आसानी से चेंज कर सकते हो, मतलब इलोंगेट कर सकते हो या फिर कंप्रेस कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको और मेरी बात समझ में आएगी कि के एक्चुअली में हमें बताता क्या है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा एक बात याद रखना, के की यूनिट क्या है भाई,
यहाँ पे हमने के की चर्चा तो कर ली, तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये जो के है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग बाई एक्स, तो के की यूनिट है बच्चों न्यूटन पर मीटर, याद रखेंगे। तो आपके स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ध्यान में रखना, ये मैं बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। इसके बाद फिर अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो इस एग्जाम्पल में ये बोला गया भाई, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल से के को समझेंगे, के की के ज्यादा होने का क्या मतलब है। तो देखो आप मान लीजिए कि एक स्प्रिंग आपके पास ये है, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, फिर एक और स्प्रिंग है आपके पास, ये भी अपनी बच्चों नेचुरल लेंथ में, इसमें आपने ब्लॉक लगाया, इसमें भी आपने ब्लॉक लगाया, दोनों की नेचुरल लेंथ सेम है मान लो। अंतर क्या है कि ये स्प्रिंग K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 500 न्यूटन पर मीटर है, और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और ये 1000 न्यूटन पर मीटर है ना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। और आपसे ये बोला गया कि इन दोनों स्प्रिंग्स को अपनी नेचुरल लेंथ से बच्चों कितने दूरी तक खिसकाना है, तो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब इसको भी 1 सेंटीमीटर इलोंगेट करना है, इसको भी 1 सेंटीमीटर इलोंगेट करना है। अगर हमें इलोंगेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर का चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। तो एक्सटर्नल फोर्स तो उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा ना जितना 1 सेंटीमीटर में स्प्रिंग फोर्स लगेगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। आपको एक्सटर्नल फोर्स तो उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा जितना 1 सेंटीमीटर की लॉन्गेशन में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, तभी तो आप स्प्रिंग को यहाँ पकड़ पाओगे, ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब देखो आप फर्स्ट केस के लिए देखो, तो जो पहले केस है, पहला स्प्रिंग है फॉर केस 1, है ना, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करें तो मान लीजिए कि फॉर केस 1 जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो F1 है, तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू KS। मैग्नीट्यूड तो अपन को, डायरेक्शन अपन को पता है, मैग्नीट्यूड लगाएंगे हम। K की वैल्यू क्या है बच्चों, K1 इंटू एक्स, तो K1 है आपका 500 और x की वैल्यू है बच्चों, ध्यान से देखो आप, तो कितना, ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻², तो ये आ गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा पहले केस में। केस 2 में देखो आप, 4 केस 2, अगर उसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े इतने ही डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो स्प्रिंग फोर्स 2 विच इज इक्वल टू K2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻², देखो 10 न्यूटन। तो देखो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसको खींचने में फोर्स भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो फोर्स जब आप ज्यादा लगाओगे तो तकलीफ भी तो ज्यादा होगी। इसलिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है उसको इलोंगेट करना मुश्किल होता है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है उसको इलोंगेट करना बड़ा ही आसान होता है। और वाइस वर्सा, कंप्रेशन में भी यही है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसको कंप्रेस करने में दिक्कत जाएगी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है उसको कंप्रेशन करने में कम दिक्कत जाएगी, है ना। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताता है के, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आई होप आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा, और स्प्रिंग फोर्स के बारे में ये सारी चर्चा आपको अच्छे से क्लियर होगी, और इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो बड़ी सिंपल से न्यूमेरिकल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करते चलेंगे। तो मान लीजिए आपकी ऐसी स्प्रिंग है, वर्टिकली हैंग है, और इसमें बच्चों 5 kg का ब्लॉक है। तो कोई आपसे पूछे क्या ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो कभी मत बोलना नेचुरल लेंथ में, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो 5 kg का ब्लॉक है तो ये स्प्रिंग को नीचे खींच चुका है, इलोंगेटेड फॉर्म में, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है ना, तो इस बात का ध्यान देना। तो आपसे ये बोला गया है कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो आपसे ये बोला गया है कि फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो कितना इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में वो आपको बताना है। तो देखो बड़ा सा सिंपल सा सवाल आपको दिया गया है। तो आपको ये पता है कि पहले जब इसमें ब्लॉक अटैच नहीं किया गया होगा तो इसकी नेचुरल लेंथ कुछ ऊपर होगी भाई, ये इसकी नेचुरल लेंथ होगी, है ना, दिस इज द नेचुरल लेंथ। अब क्योंकि ब्लॉक लगा दिया है तो उसकी वेट की वजह से ये स्प्रिंग कुछ इलोंगेट हो गई है, मान लो x, तो ये इलोंगेशन x ही निकालना ना, इसी x की वैल्यू तो चाहिए हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप क्योंकि सब चीजें रेस्ट पे है तो पहले तो आप एफबीडी बनाओ। तो ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा kx,
और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा बच्चों 50 mg तो 50 न्यूटन का। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज देना भूल गया आपको, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया जाएगा आपको हमेशा, है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 100 न्यूटन पर मीटर दिया गया क्वेश्चन में, मैंने पहले लिखना भूल गया था। और क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेज जो है ये बैलेंस कर रहे हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फोर्स बैलेंस कर दो, तो जो के एक्स है वो 50 न्यूटन के बराबर है, तो के की वैल्यू बच्चों 100 है इंटू एक्स इक्वल टू 50, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.5, तो 0.5 मीटर, यानी इसका इलोंगेशन जो है स्प्रिंग का वो 0.5 मीटर का है ना। तो इस तरीके से सिंपल सवाल आता है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको समझ में आती है। मैंने बस ऐसे ही करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए थोड़ा सा और इसका अब वैरायटी बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो मान लीजिए कि अब ये हो जाएगा जैसे बच्चों अपन ने स्ट्रिंग में किया था ना, कि यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया जाए, मान लीजिए कि ये 5 केजी का ब्लॉक लगा हुआ है, और इसके साथ एक और स्प्रिंग जोड़ दी जाए, है ना, दो स्प्रिंग हो सकती है ना, जैसे हमने दो स्ट्रिंग्स जोड़ी थी, यहाँ दो स्प्रिंग जोड़ दो। अब मान लीजिए कि इसका जो ऊपर वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 वो आपको 100 न्यूटन पर मीटर दिया है, और नीचे वाले का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 वो आपको 50 न्यूटन पर मीटर दे रहा है ना। तो आपसे ये बोला गया कि भाई दोनों में इलोंगेशन बताओ, फर्स्ट में x1 और सेकंड में x2, है ना, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ सवाल, ये आपको समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसकी भाई कुछ नेचुरल लेंथ होगी, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेटेड है भाई, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से इसका इलोंगेशन जो है वो x1 है, लेट सपोज, और इसका कुछ नेचुरल लेंथ रहा होगा, और ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेटेड है x2, तो हमें x1 निकालना है और हमें x2 निकालना है। तो दोनों निकालते हैं। सबसे पहले एफबीडी बना ले। एफबीडी बनाने के लिए आप फोर्सेस बनाएं, तो फोर्सेस अगर नीचे वाले में बनाएंगे तो ये बनेगा कितना बच्चों 22 इंटू जी, ऊपर ये वाली स्प्रिंग कांटेक्ट में तो फोर्स लगाएगी के एक्स मतलब K2 इंटू एक्स, x2 तो 50 इंटू x2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इस एंड पे भी टूवर्ड्स लगाएगी, दोनों एंड पे लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसमें ऊपर है तो उसमें नीचे है, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा 50 इंटू x2। फिर नीचे इसका ग्रेविटी भी लग रहा है, डेट इज 5 इंटू जी, डेट इज 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ जो इलोंगेशन लग रहा है वो x1 है, तो ये k1 इंटू x1 विच इज इक्वल टू 100 इंटू x1। चलो हमने बना लिया, एफबीडी बना ली। तो हम पहले फोर्स बैलेंस करते हैं 2 kg के लिए। तो 2 kg के लिए फोर्स को बैलेंस करो, तो देखो क्या आ जाएगा 50 इंटू x2 इज इक्वल टू 20। तो x2 की वैल्यू आ गई बच्चों 20/50, तो 20/50 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.4 मीटर। तो हमें x2 की वैल्यू मिल गई। जैसे ही x2 की वैल्यू मिली आप ऊपर वाले पे लगा लो, अब 5 kg को लिखो, तो 5 kg पे लग रहा है k1 इंटू x1 प्लस 50, सॉरी प्लस लिख दिया, इक्वल्स टू लिखना था, इक्वल्स टू 50 प्लस 50 इंटू x2। अब x2 की वैल्यू आपको पता है बच्चों, k1 जो है वो 100 है इंटू x1 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50 इंटू x2 की वैल्यू 0.4 है बच्चों। तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 50 यहाँ से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये 2 बचेगा, तो ये हो गया 2x2, सॉरी x1 था, x2 तो हम निकाल चुके ना, x1, तो 2x1 इज इक्वल्स टू, ये 1 बचा है बच्चों तो 1 प्लस, तो ये 1.4 हो जाएगा, और x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.7 मीटर। तो ये आपका इलोंगेशन इन स्प्रिंग 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे कैसे करना है। और इन इस तरीके का अगर 3 ब्लॉक लगा लेता तो 3 बार सॉल्व कर लेते भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा बच्चों मैं इसको एक और तरीका आपको बताता हूँ, सिस्टम वाले से भी आप कर सकते हो। अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आया और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई हमें तो x1 ही निकालना है, मतलब इलोंगेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग ही निकालना है, सेकंड स्प्रिंग नहीं निकालना है, तो नीचे वाले को आप सॉल्व करने के लिए तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे ये सॉल्व किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ x1 की वैल्यू चाहिए और ये 1000 दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर, तो भाई x2 निकालने की जरूरत ही नहीं ना, तो x2 को भूल जाओ, खा जाओ x2 को। आप क्या करो, इस 5 kg और 2 kg को सिस्टम ले लो, ताकि जो x2 वाला फोर्स है ये kx2 ये सिस्टम के अंदर आ जाए। और जैसे ही ये सिस्टम के अंदर आया तो ये स्प्रिंग के इंटरनल अपोजिट फोर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स को कंसीडर ही नहीं करना ना। फिर ये देखो आपका ये सिस्टम जो है वो 7 kg का बन जाएगा। तो 7 kg का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 70 और ऊपर फोर्स लग रहा है 100 इंटू x1। तो देखो डायरेक्ट आंसर x1 100 x1 इक्वल्स टू 70 न्यूटन,
तो x1 इक्वल्स टू 70/100 दैट इज 0.7 मीटर। देखो x1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक पूछा हुआ है बाकी आपको करना है तो फिर ऐसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सिस्टम के कॉन्सेप्ट से भी स्प्रिंग के सवाल किए जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। तो इस मैंने आपको बता दिया, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर लें। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो क्या बोला गया है, देखिए इस टाइप से। अब क्या है कि स्प्रिंग अकेला नहीं, थोड़ी सी और वैरायटी बढ़ाते हैं हम, अच्छी करते हैं, तो अब स्ट्रिंग भी जोड़ देते हैं। तो ये बोला गया कि यहाँ पे ऐसे 5 kg का ब्लॉक है बच्चों हवा में, इस पहले ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक स्प्रिंग से जोड़ दिया गया इसको, स्प्रिंग से, और ये स्प्रिंग इस सपोर्ट से जुड़ी हुई है ना। और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 100 न्यूटन पर मीटर है, और ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल पर है ना बच्चों। और बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब दिया हुआ है। फिर ये बोला गया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये सिस्टम है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको ये बताना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है और इलोंगेशन इन स्प्रिंग क्या है, एक्स की वैल्यू। तो चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एफबीडी बनाना है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बनाना है। तो पहला फोर्स तो ये लग रहा है भाई 55 इंटू जी, नीचे की तरफ। टेंशन इस पे ऐसे लगेगा तो ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई। स्प्रिंग फोर्स इस पे ऐसे लगेगा बच्चों, के इंटू एक्स। तो के इंटू एक्स के अब दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम दो कंपोनेंट की बात करें तो ये के एक्स कॉस 37 होगा, कॉस 37 मतलब 4kx/5, और ये हो जाएगा 3kx/5 क्योंकि साइन 37 आएगा यहाँ पर, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसको क्या करें, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंसिंग कर लो, वही वाली बात, पहले हॉरिजॉन्टल में खेल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर लो। तो जो टेंशन है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 4kx/5, मतलब k की वैल्यू अगर 100 है तो 100 डिवाइड बाई 5 तो 20 बचेगा। मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो डायरेक्ट करना आना चाहिए भाई, है ना, इतना टाइम नहीं। तो ये 20 इंटू 4 जो है वो 80 हो जाएगा, तो 80x। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर आप वर्टिकल बैलेंस कर लो। तो वर्टिकल बैलेंस करेंगे तो जो आपका 3kx है बाई 5 वो आपका 50 के बराबर हो जाएगा। और फिर अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 100 है इंटू x है अपॉन 5 है इक्वल्स टू 50 है ना बच्चों। तो ये 50 से ये 2 टाइम्स गया तो x की वैल्यू आ गई 5/6 मीटर। और अगर एक बार x की वैल्यू आ गई तो ये 80 इंटू 5/6। तो बच्चों आपका कितना आंसर आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 से कैंसिल हो 40 इंटू 5, तो टेंशन की वैल्यू आ गई आपकी 200/3 न्यूटन। करके देख लो, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 40 हो जाएगा, तो 40 इंटू 5 200/3 न्यूटन। तो देखो दोनों आंसर आ गए, स्ट्रिंग भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन बनाओ, स्प्रिंग फोर्स बनाओ, सॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल लगाओ, वर्टिकल लगाओ, सॉल्व करो, है ना। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बच्चों, और इसमें कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको ये बोल दिया जाए कि भाई इस तरीके से ऐसा है, यहाँ से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस स्प्रिंग से एक पुली जुड़ी हुई है, पुली भी इंक्लूड कर लेते हैं, और रोप तो है ही, टेंशन तो ऑलवेज है ही। और फिर यहाँ पे एक ब्लॉक आ गया और ब्लॉक है 5 kg का। तो फिर से आपसे ये बोला गया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है और स्प्रिंग फोर्स का इलोंगेशन क्या है, वही आपको कंडीशन दी गई है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। और आपसे ये बोला गया है कि टेंशन फाइंड करो स्ट्रिंग में और इलोंगेशन फाइंड करो स्प्रिंग में। स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों अलग अलग चीजें, है ना। फिर उसके बाद वही आपको बनाना एफबीडी है भाई, इसमें इलोंगेशन है एक्स तो ऊपर की तरफ लगेगा के एक्स। अच्छा के तो देना भूल ही गया, के देता है ना बच्चों हमेशा, ध्यान रखना इस बात का। 100 न्यूटन पर मीटर, नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, या फिर के टर्म्स में सॉल्व होगा। फिर यहाँ पे नीचे ऊपर, यहाँ पे ये टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका नीचे ऊपर टेंशन टी होगा, नीचे यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो आ जाएगी आपको, किसको बैलेंस करके, 5 kg वाले को। तो 5 kg वाले को बच्चों बैलेंस कर लो।
तो 5 केजी वाले को बैलेंस करोगे तो 5 केजी वाले को बैलेंस करने पे टेंशन की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 50 न्यूटन, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट 50 न्यूटन है। उसके बाद फिर क्या करना है भाई, फिर उसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये टेंशन टी और नीचे ये टेंशन टी, पुली देखो, पुली, पुली को देखो, पुली को, तो पुली तो वैसे ही मासलेस है और अभी तो रुकी हुई भी है, तो टेंशन ही नहीं है कुछ। पुली का एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर के एक्स और नीचे टी प्लस टी, तो ये 2t होगा। तो जो के एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2t के बराबर। तो के जो है वो है 100 इंटू एक्स और ये 2t मतलब 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 1 मीटर। तो इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग जो है वो 1 मीटर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, है ना। बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम वाले सवाल थे, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ वाले सवाल भी हो सकते हैं कि अब एक्सलरेट कराया जाए और यहाँ पे स्प्रिंग भी हो, है ना। तो इस तरीके से एक आपका सरफेस है, सेटअप है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और यहाँ पर एक बच्चों ब्लॉक है दैट इज 5 केजी। फिर यहाँ से इस 5 केजी से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, फिर इस स्प्रिंग से आपका बच्चों रोप जुड़ा हुआ है और ये जो रोप है, स्ट्रिंग है, वो ऐसे पुली से पास हो रही है ना, इसके पैरेलल ही है ये, है ना। पुली बड़ी बन गई थी इसलिए वैसा दिख रहा है। और ये 2 केजी का ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, है ना बच्चों। अब आपको पता है कि इसको ऐसे रिलीज कर दिया गया, तो ये 2 केजी नीचे खींचेगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा, तो 5 केजी का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। जो आपको के दिया गया है वो 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है, व्हेन दे आर मूविंग विथ, when they are moving with, they are moving with same acceleration। तो दोनों को बता भी दिया है, और हालांकि फिक्स्ड पुली है तो आपको पता है ये एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, सेम एक्सेलरेशन, है ना। अब ये क्यों बोला गया है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि जब इसको आप जस्ट रिलीज करोगे तो इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, तब ये स्प्रिंग पहले इलोंगेट करेगी, तब इस 5 केजी पे फोर्स लगेगा ना। तो जब तक ये इलोंगेशन नहीं होगा और इस स्प्रिंग ये इसको खींचेगा नहीं, तब तक 5 केजी इलोंगेट नहीं होगा। इसका एक्सेलरेशन है बट इसका एक्सेलरेशन नहीं था। जब इसमें फोर्स सेटअप हो गया, ये इलोंगेट हो चुकी है, और फिर जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना एक्सेलरेशन 5 केजी एक्वायर कर चुका है, तो फिर ये सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, फिर इसका फर्दर इलोंगेशन नहीं होगा। तो वो उस वाली स्टेज पे बोल रहा है आपको, शुरुआत में नहीं बोल रहा है जब दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट था, तब की स्टेज की बात कर रहा है कि जब दोनों का सेम एक्सेलरेशन हो गया है, स्प्रिंग का इलोंगेशन फिक्स हो गया है, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बच्चों निकालना है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सॉल्व, और इसमें एलोंगेशन इन स्प्रिंग भी पूछ सकता है और टेंशन इन स्ट्रिंग भी पूछ सकता है, तो तीनों सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे पूछा बस एक्सेलरेशन गया है, लेकिन मैं आपको तीनों निकाल के बता देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले कोई भी सवाल करो तो एफबीडी बनाना है, वो तो जरूरी है भाई। तो ये टेंशन की डायरेक्शन है रोप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन यह है। अब क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, अगर इसका नीचे की तरफ ए है तो इसका आगे की तरफ ए है, तो इलोंगेशन सेट हो गया है, फर्दर इलोंगेट नहीं करेगा ये, तो वो इलोंगेशन जो सेटअप हो गया उसको एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे भी के एक्स लगेगा जो इसको एक्सलेट कराएगा ए से, है ना बच्चों। अब क्या है, अब आप लिखते चलो, इक्वेशन ही तो बनानी है भाई। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले 2 केजी के लिए इक्वेशन लिखो। तो 2 केजी के लिए लिखोगे तो यहाँ पे 2 केजी का एफबीडी अगर हम बनाए, 2 केजी का एफबीडी बनाए तो नीचे की तरफ लग रहेगा 20, है ना। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, लेकिन आप बना सकते हो कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है। तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ए। तो ये हो जाएगा 20 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 2a। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन तो भाई ये आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 5 केजी का एफबीडी बनाओ। तो 5 केजी का एफबीडी बनाएंगे अगर हम, तो उसका तो एक ही फोर्स है दैट इज के एक्स, और एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ है, तो इसमें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं के एक्स इज इक्वल्स टू बच्चों कितना 5 इंटू ए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आपके पास वेरिएबल 3 है बच्चों, 1 2 3 के दिया है ना, एक्स ए और टेंशन, 3 वेरिएबल है, बट इक्वेशन 2 है तो सॉल्व नहीं होगा, यानी एक इक्वेशन और चाहिए। अब ये एक इक्वेशन कहां से आएगी, तो बच्चों यहां से देखना पड़ेगा आपको। ये जो पॉइंट है दोनों का कांटेक्ट का, जहां पे स्ट्रिंग और रोप जुड़ी हुई है, भाई इस स्ट्रिंग ने जितना फोर्स इस स्प्रिंग पे लगाया
उतना ही फोर्स ये स्प्रिंग स्ट्रिंग पे लगाएगा। एक्चुअली में ये जो है दोनों के एक्स और टेंशन, ये दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर। ध्यान से समझिए इस बात को, एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी कि जितना फोर्स स्ट्रिंग जो है, मतलब जो जॉइंट है किसका, स्प्रिंग और स्ट्रिंग का, तो एक इक्वेशन उस जॉइंट से बनेगी, एक इक्वेशन आपको वहां से बनानी पड़ेगी। तो जहां जॉइंट है, जितना फोर्स स्ट्रिंग स्प्रिंग पे लगाएगी उतना ही फोर्स स्प्रिंग स्ट्रिंग पे लगाएगा। तो टेंशन जो है मस्ट बी इक्वल्स टू इन मैग्नीट्यूड विथ के एक्स, है ना बच्चों, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो तीसरी इक्वेशन आएगी आपकी टेंशन इज इक्वल टू के एक्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आता हुआ मिलेगा। जल्दी से हम करके देख लेते हैं भाई। तो आप एक बात याद रखना कि तीसरी इक्वेशन जो यहाँ पे बनाई गई है वो जॉइंट ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग से बनाई गई है, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स स्प्रिंग पे लग रहा है और स्प्रिंग के कारण जो फोर्स स्ट्रिंग पे लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो वो इक्वल एंड अपोजिट है। और ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये जो पॉइंट है स्प्रिंग और पुली और स्ट्रिंग सब मासलेस है, तो ये मासलेस वाला है, तो अगर इसका कोई एक्सेलरेशन भी होगा तो ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे। तो T इज इक्वल टू के एक्स आएगा ही आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना बच्चों। तो यहां से देखो ये टी की के एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टी इक्वल टू 5a आ गया। फिर ये 5a को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप इस 5a को उठा के, तो बच्चों जब आप इसको यहां से उठा के टी इक्वल टू 5a यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 20 माइनस टेंशन 5a इक्वल्स टू 2a, which will give you 20 is equals to 7a, which will give you acceleration की वैल्यू 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जो एक इक्वेशन है, जो एक कम इक्वेशन बनती है वो हमेशा जॉइंट से बनाई जाती है ना। तो आप यहाँ पे नोट करके भी लिख सकते हो बच्चों इस पॉइंट को कि वन इक्वेशन is made made at the joint of joint of string and spring spring at which tension is equal to spring force, because they are एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। और इस टाइप से अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो उनका बड़ा ही आसानी से आप आंसर दे सकते हो, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी बच्चों अच्छे से याद रखिएगा। तो ठीक है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। देखो बच्चों, एक और इस तरीके का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक पुली है, इस तरीके से स्प्रिंग हैंग कर रही है, फिर ये स्प्रिंग को रोप से जुड़ा हुआ है, 5 केजी और 2 केजी के ब्लॉक है। आपको बताना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे 5 केजी तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये हम मान रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है कि ये स्प्रिंग जो है इलोंगेटेड है और इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, जैसे पिछले केस में हमने माना था। तो हमें ये एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो ये एक्सेलरेशन है, ये आपका इसका भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये एक ही रूप से फिक्स्ड पुली से अटैच है। तो जितना नीचे से ये एक्सेलरेट करेगा उतना ऊपर एक्सेलरेट करेगा। अब हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है एफबीडी बना लेना चाहिए हमें, ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। ये नीचे की तरफ के एक्स फोर्स लगेगा, एक्स इज द इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, है ना। ये भी आपको पता है। 2 केजी में नीचे की तरफ 20 न्यूटन, 5 केजी में नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 5G, है ना। अब हम यहाँ पर जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं और एफबीडी से इक्वेशन लिखते हैं। तो ये 2 केजी का अगर हम देखें तो नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ टेंशन और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, टेंशन माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8। चलिए 5 केजी का एफबीडी देख लो।
भाई नीचे की तरफ 50, ऊपर की तरफ आपका ये ऊपर की तरफ यहाँ पे बच्चों kx लगेगा, है ना, kx। तो ऊपर की तरफ लगा दो आप kx, है ना बच्चों। तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू आपको नहीं दी है, k की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो k की वैल्यू आप ले लो 100 न्यूटन पर मीटर। k की वैल्यू आपको गिवन है ना, देना भूल गया ना, 100 न्यूटन पर मीटर। अगर यूज होगी तो उसको यूज कर लेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों ये kx ऊपर, ये 50 ऐसे, और एक्सलेशन जो है वो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 50 माइनस kx इज इक्वल्स टू 5a। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये बन गई, है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि x, a और t तीन वेरिएबल्स हैं। तो एक बच्चे मैंने आपको बताया था जॉइंट से आएगा ये। तो नीचे देखो ये kx लग रहा है, ऊपर ये टेंशन लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। जितना फोर्स टेंशन स्प्रिंग को लगाएगा उतना फोर्स स्प्रिंग टेंशन पे लगाएगा, मतलब रोप पे लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का तो टेंशन जो है वो स्प्रिंग जॉइंट पे लगाए हैं, तो वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। तो आप kx की जगह यहाँ टेंशन रख दो, तो ऊपर से जो इक्वेशन है ये तो t माइनस 20 इक्वल्स टू 2a हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर kx की जगह जो है टेंशन रख दें, तो ये आ जाएगा 5a के बराबर। दोनों को सॉल्व कर दें तो टेंशन और टेंशन कट जाएगा, तो ये बचेगा 30 इक्वल्स टू 7a। तो हमें एक्सलेशन चाहिए था भाई, तो हमें एक्सलेशन मिल गया। एक्सलेशन की वैल्यू आई 30/7। अच्छा, आपको इसमें इलॉन्गेशन पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इलॉन्गेशन निकाल देना, है ना। तो टेंशन पूछेगा तो टेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, की वैल्यू आप यहाँ डालो तो टेंशन निकल आएगी। टेंशन निकल आएगा तो k की वैल्यू से डिवाइड कर देना तो इलॉन्गेशन भी निकल आएगा, है ना। तो कुछ भी आप अब निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पूछा जा सकता है, इलॉन्गेशन पूछा जा सकता है, टेंशन पूछा जा सकता है। एक्सलेशन तो पूछा ही गया था, तो एक्सलेशन हमने निकाल दिया। तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा।